नीतीश कुमार कहीं नहीं है, नीतीश कुमार बहुत छोटी भूमिका में है। वो एक किंग मेकर की भूमिका है, लालू प्रसाद के असिस्टेंट की भूमिका में। बल्कि एक जगह मतलब कहीं मोरिया होटल में कोई फंक्शन था, तो किसी से मिलाने के लिए लालू प्रसाद साथ में नीतीश गए थे, तो उनको इंट्रोड्यूस कराया था कि मेरा असिस्टेंट है। मैं बिहार से बाहर जब तक रहता था फिर कोई कास्ट की बात नहीं करता था, यहाँ सिर्फ कास्ट की ही बात करते हैं भाई। नीतीश कुमार इसलिए इम्पोर्टेंट है केस स्टडी के रूप में, तो जस्ट टू बोरो योर वर्ड, कि उन्होंने सोशलिस्ट कैंप से निकल करके ये बताने की कोशिश की कि एक बड़ी जाति समूह से आना इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो बताते हैं कि एक 2.8% के जनाधार से आने वाला ओबीसी कुर्मी का नेता कैसे राज्य की सत्ता पर 20 साल काबिज रह सकता है और बिहार का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन जाता है। बिहार की पॉलिटिक्स देखिए बाइपोलर है, मान लीजिए, एक पोल पर एनडीए, एक पोल पर महागठबंधन है, लेकिन नीतीश कुमार उस दो पोल से निकला हुआ तीसरा पोल है, हमेशा वो थर्ड पोल होता है। वो थर्ड पोल जिस कैंप में जाता है, जिस पोल के साथ क्लब करता है, वो पोल बड़ा हो जाता है। मैं कहता हूँ कि बराबर बोलता हूँ कि बिहार की राजनीति के नीतीश कुमार उभयनिष्ठ तत्व रहे हैं, मतलब कॉमन फैक्टर, ही कैन स्विंग आइदर वे, दोनों जा सकते हैं। ये उनकी उपयोगिता दिखाती है कि देखो मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार के लिए आप राज्यसभा जा रहे हैं और उस स्थिति में नहीं है, उस स्वास्थ्य में नहीं है, तो एक तरह से पार्टी कमजोर होगी। यही तो वो दिखता है ना कि अब उनके पुत्र कहाँ तक इस पार्टी को ले जाते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स कहा जाता है भीड़ में की जाती है, लेकिन अपने लिए की जाती है, तो ये अपने लिए की हुई पॉलिटिक्स है, अपनी शांति चलाना। नमस्कार, मैं सुमन कब्जन और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द क्वेस्ट पर। दोस्तों, बिहार की पॉलिटिक्स को समझना सिर्फ इलेक्शंस का एनालिसिस करना नहीं है, बल्कि एक इवॉल्विंग पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट को डिकोड करना है। और इस एक्सपेरिमेंट के सेंटर में रहे हैं हमेशा से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और इन सब पर गहरे और बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं संतोष सर, जो द इंडियन एक्सप्रेस के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं, जिन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स को बहुत ही करीब से देखा और समझा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द क्वेस्ट पर। थैंक यू सुमन। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, अगर हम नीतीश कुमार जी को एक पॉलिटिशियन के रूप में नहीं बल्कि एक केस स्टडी के तौर पर देखें, तो आपके हिसाब से उनका मॉडल इंडियन पॉलिटिक्स में कहाँ फिट होता है? क्या उन्हें प्रेगमेटिक लीडर कह सकते हैं या फिर आइडियोलॉजिकली फ्लेक्सिबल इंसान? दोनों सही है। ओके। अब देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स में देखिए, जब पोलिशन पॉलिटिक्स को अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपको मतलब 5 दशक के इंडियन पॉलिटिक्स में आपको लगेगा, उसमें एक जनसंघ वाले घटक था, उसके बाद बीजेपी घटक बनती है, उसके बाद फिर सोशलिस्ट कैंप जो है उसका साथ साथ पैरेलली इमरजेंस होता है। तो बिहार भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ भी जो फर्स्ट सोशलिस्ट इंटरवेंशन हुआ है 1967 में हुआ, जबकि 9 राज्यों में आगे पीछे मतलब सरकार चली गई थी कांग्रेस की, और फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस को लगा था कि हम हार भी सकते हैं। उसके पहले की चुनाव तक लग रहा था कि हमारे अगेंस्ट में कोई अपोजिशन नहीं है। तो डॉक्टर लोहिया ने जब अपनी एक मूवमेंट शुरू किया और 65 से मतलब बिहार में सक्रिय हुए, उसके बाद वो सत्ता का परिवर्तन होता है, तो बिहार में भी एक राज्य है, वो है। तो मैं थोड़ा सा आगे फास्ट फॉरवर्ड करके आता हूँ, क्योंकि लंबी हिस्ट्री हो जाएगी। नीतीश कुमार पर ही सीधे आता हूँ। उस एक्सपेरिमेंट के दौर पे आप अगर देखते हैं तो कांग्रेस का मोनोलिथिक स्ट्रक्चर 67 से 72 के एक्सेप्शन को छोड़ दें तो फिर कांग्रेस काबिज हो जाती है। 72 के एक चुनाव में वो आती है फिर से असेंबली इलेक्शन में, केदार पांडे मुख्यमंत्री बनते हैं, और इमरजेंसी के लगने के पहले तक उनकी सरकार रहती है, जब जगन्नाथ मिश्र यहाँ के मुख्यमंत्री रहते हैं। बाद में वो एक्सपेरिमेंट होता है, तो कुछ दिन के पहले अब्दुल गफूर थे, उनको रिप्लेस करके जगन्नाथ मिश्र आते हैं। इमरजेंसी के टाइम में वो होता है। तो उस इमरजेंसी के बाद जो है हमारा एक तरह से कहिए कि सेकेंड सोशलिस्ट अराइवल होता है 67 के बाद, क्योंकि जयप्रकाश नारायण मूवमेंट से निकल के, जिसको बिहार मूवमेंट भी कहते हैं, पॉपुलरली जेपी मूवमेंट बोलते हैं उसको, उससे निकले हुए जो नेता हैं उनका पदार्पण होता है। मतलब उस मूवमेंट के नेता तो बाद में सेकंड फेज में आते हैं, लेकिन जो उसमें सक्रिय रूप से भाग लिए थे, कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनती है, एक सोशलिस्ट रूल होता है। वो सबका जनसंघ जो कि एक मर्ज कर जाता है। पहले जो जनसंघ हुआ करता था वो जनसंघ का ही घटक था,
और एक अम्ब्रेला के अंदर में आकर के वो सरकार बनाते हैं। तो एक तरह से कहिए कि सोशलिस्ट सैफरन का ये एक तरह से कहिए कि सेकंड मीटिंग था। थर्ड अराइवल 90 होता है। थर्ड अराइवल 90 होता है, 89 90 दोनों मानिए। 89 में चूंकि वीपी सिंह की सरकार बनती है, 90 में लालू प्रसाद यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो थर्ड जो अराइवल था, तो दो अराइवल से डिफरेंट था, इसलिए ये अराइवल अपने बूते पर, लालू प्रसाद अपने बूते पर कुछ थोड़ा सा समर्थन फर्स्ट पार्ट में लिया था, लेकिन मोर और लेस उन्होंने एक तरह से मेजॉरिटी उनको थी। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा लेना पड़ा था, सेकंड से और थर्ड में तो खैर कांग्रेस समर्थन लेना पड़ा, सेकंड में अपने बूते पर आ गया था। मोर और लेस उनका बर्दाश्त था। जो उनकी सब सरकार आती है तो वो उनको एक जाति का आधार था, एक 14% से जनाधार के आने वाला और माइनॉरिटी का सपोर्ट मिलना, खास करके 1989 की भागलपुर राइट्स के बाद कैसे वोट शिफ्ट कर जाता है, उनको लालू प्रसाद के रूप में नया मसीहा मिलता है। तो तब तक के पिक्चर में नीतीश कुमार कहीं नहीं है। नीतीश कुमार बहुत छोटी भूमिका में है, वो एक किंग मेकर की भूमिका है, लालू प्रसाद के असिस्टेंट की भूमिका में। बल्कि एक जगह मतलब कहीं मोरिया होटल में कोई फंक्शन था, तो किसी से मिलाने के लिए लालू प्रसाद साथ में नीतीश गए थे, तो उनको इंट्रोड्यूस कराया था कि मेरा असिस्टेंट है, अच्छी खासी हिंदी अंग्रेजी बोल लेता है, तो हम लोग साथ में रखते हैं, मजाक के तौर पर कहा था। ये था। तो 92-93 तक में नीतीश कुमार धीरे धीरे अपना सोच रहे थे कि अब इस व्यक्ति के सामने में मेरा इमरजेंस नहीं हो सकता है, तो अपनी राह निकाल लें। और धीरे धीरे 94 तक आते आते समता पार्टी का गठन होता है, फिर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उसमें आ जाते हैं, वो अपनी राह कर लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार इसलिए इम्पोर्टेंट है केस स्टडी के रूप में, तो जस्ट टू बोरो योर वर्ड, कि उन्होंने सोशलिस्ट कैंप से निकल करके ये बताने की कोशिश की कि एक बड़ी जाति समूह से आना इम्पोर्टेंट नहीं है, और हिस्ट्री जब जज करेगी, हम लोग भी जब विश्लेषण करते हैं या कोई भी नीतीश कुमार को रेफर करता है, तो नोबडी कॉल्स हिम एन ओबीसी लीडर। नीतीश कुमार पर ओबीसी लीडर का टैग नहीं है, बट ही इज वेरी मच एन ओबीसी लीडर। और ओबीसी पॉलिटिक्स भी करते हैं, बहुत डीप रूटेड ओबीसी पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत अलग नहीं करते, क्योंकि उन्होंने उनका जो फसाड है वो डेवलपमेंट का, वो बड़ा फसाड है। उस डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस, सुशासन के पैराडाइम के अंदर में, डेवलपमेंट विद जस्टिस के पैराडाइम में वो काम करते हैं। और वो बताते हैं कि एक 2.8% के जनाधार से आने वाला ओबीसी कुर्मी का नेता कैसे राज्य की सत्ता पर 20 साल काबिज रह सकता है और बिहार का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन जाता है। तो नीतीश कुमार का नेशनल पॉलिटिक्स में ये कंट्रीब्यूशन है कि कोलिशन में आप स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हैं, कोलिशन में आप सुप्रीमेसी कैसे ला सकते हैं। बिहार की पॉलिटिक्स देखिए बाइपोलर है, मान लीजिए, एक पोल पर एनडीए, एक पोल पर महागठबंधन है, लेकिन नीतीश कुमार उस दो पोल से निकला हुआ तीसरा पोल है, हमेशा वो थर्ड पोल होता है। मतलब कि आप, इट इज समथिंग लाइक कि एक एक्सटेंशन जो हमेशा रहता है ना, दो पोल का एक एक्सटेंशन है, वो थर्ड पोल। वो थर्ड पोल जिस कैंप में जाता है, जिस पोल के साथ क्लब करता है, वो पोल बड़ा हो जाता है। वो आरजेडी के साथ जाएंगे तो आरजेडी बड़ी हो जाएगी, एनडीए के साथ रहेंगे नहीं। लेकिन और नीतीश कुमार के जो नंबर्स जो भी रहे, 2005 में तो चलिए कम सीट आए थे, जो 87 शायद था उसका, और इसका मिला करके बीजेपी का जो भी नंबर था कम, वो सिर्फ सरकार बना, किसी तरह सरकार बना लिए थे। मैं 10 से काउंट करता हूँ। 10 में नंबर 1 पार्टी 115 सीटों के साथ मुख्यमंत्री, 2015 में नंबर 2 पार्टी 71 सीट्स के साथ मुख्यमंत्री, 2020 में थर्ड नंबर पार्टी 43 सीट्स के साथ मुख्यमंत्री। ये ग्राफ आपको बताता है, हाँ, ये आपको ग्राफ बताता है नीतीश कुमार का, कि नीतीश कुमार बिहार की पॉलिटिक्स के लिए और नेशनल पॉलिटिक्स में केस स्टडी के रूप में कैसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तो जो एक पर्सनालिटी कल्ट होता है, जो पर्सनालिटी इमेज होता है, कि जिसे नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है, तो स्टेट की पॉलिटिक्स में जो पर्सनालिटी कल्ट जो दिखाए वो नीतीश कुमार है।
तो उनके लालू प्रसाद, नीतीश कुमार जैसे बड़े पर्सनालिटी के लीडर आज के डेट में नहीं है। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और टू एन एक्सटेंट सुशील कुमार मोदी, ये क्वार्टरेट था बिहार की पॉलिटिक्स का। अब दो उसमें नहीं रहे, एक बीमार है, पॉलिटिक्स से आउट हैं, और नीतीश कुमार अब ऑन द वर्ज ऑफ एक तरह बिहार की पॉलिटिक्स रिटायरमेंट में हैं। हम उसकी उनकी चर्चा भी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार का की विशेषता ये थी, जो उनको आपके दोनों क्वेश्चन के जुड़े हुए हैं, जो आइडियोलॉजिकल डिफिशियंसी आप कह सकते हैं कि हम कहते हैं एज ए क्रिटिक की आइडियोलॉजिकली वेवरिंग रहे, और भी खराब सब टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं लोग, मैं नहीं करता हूँ। मैक्सिमम मैं पॉलिटिकल समरसॉल्ट तक बोलता हूँ। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म भी आप कह सकते हैं, लेकिन यही पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं कहता हूँ कि बराबर बोलता हूँ कि बिहार की राजनीति के नीतीश कुमार उभयनिष्ठ तत्व रहे हैं। मतलब he has been the common factor, he can swing either way, दोनों जा सकते हैं। ये उनकी उपयोगिता दिखाती है कि देखो मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। इसी के कारण से तो इतने लंबे समय तक वो राज किया। अदरवाइज बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी कैसे कह दे भाई कि 43 सीट्स आया आप मुख्यमंत्री बनिए। आरजेडी कैसे कहे कि भाई 75 सीट लाई हुई है, सबसे बड़ी पार्टी थी 2020 में, वो कहे कि नहीं आप आइए आप ही मुख्यमंत्री बनिए। तो नीतीश कुमार का है कि एक छोटे से जनाधार के आने के बाद अगर आपके पास लीडरशिप पोटेंशियल है, आपके पास एक डेवलपमेंट का पैराडाइम है, एक क्लियर विजन है, तो आप एक स्टेट की पॉलिटिक्स में अपनी जगह बना सकते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स में बना सकते हैं। और पूरे 50 साल के इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में अगर मुख्यमंत्रियों की चर्चा होगी तो नीतीश कुमार पूरे कंट्री के जो 10 बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स होंगे ऑल टाइम, उनमें की जाएगी। बिल्कुल। उस 10 में ज्योति बसु के साथ हो, कामराज के साथ हो, आप इधर आप देख लीजिए, जो आप इवन टू एन एक्सटेंट ममता बनर्जी को भी आप जोड़ सकते हैं, बिजू पटनायक को, जो नवीन पटनायक को जोड़ सकते हैं, साउथ के आप जयललिता को ले सकते हैं, करुणानिधि को ले सकते हैं। तो ये जो बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स के लॉट में, और कैसे इस व्यक्ति ने अपनी पॉलिटिक्स की होगी, तो उनकी पॉलिटिक्स हमेशा अपने आप को उन्होंने टेंटर हुक्स पर रखा, एस्योर्ड कभी नहीं रहे वो हमेशा वो अपने वो दो उनके जो ये रहते थे जो स्ट्रक्चर जानकारी लेने के लिए, वो जानकारी लेते रहते थे कि दूसरे कैंप में क्या 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 चल रहा है। तो खैर आप बिहार का बी बटन दबा दीजिएगा तो मैं शुरू हो जाऊंगा। यू कैन आस्क सप्लीमेंट्री। यस सर, अभी आपने लालू प्रसाद यादव जी की बात की, तो लालू प्रसाद यादव जी के साथ साथ नीतीश कुमार का अर्ली फेज और उनके खिलाफ जाना, फिर तो इसको आप एकेडमिकली कैसे इंटरप्रेट करते हैं? क्या ये एक नेचुरल पॉलिटिकल इवोल्यूशन था या फिर उनका एक स्ट्रैटेजिक कंपल्सन कह सकते हैं? देखिए, कर्पूरी ठाकुर बहुत बड़े नेता थे। कर्पूरी ठाकुर की लोग कहते हैं कि भाई कर्पूरी ठाकुर के वारिस थे लालू प्रसाद, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन काल में कर्पूरी ठाकुर उनको पसंद नहीं था। लालू प्रसाद को कैजुअल फ्लैम्बॉयंट लीडर मानते थे, लेकिन उनको पसंद नहीं करते थे। उनके पसंद के नेता थे मंगनीलाल मंडल। नीतीश कुमार सभी बाद में आए, अब्दुल वारिस सिद्दीकी, रामचंद्र पूर्वे, देवेंद्र प्रसाद यादव, ये सारे लोग थे। बाद में नीतीश कुमार जुटते हैं, लालू प्रसाद जुटते हैं। तो लालू प्रसाद, मैंने नीतीश जी से एक बार पूछा था कि आपने उस समय लालू जी को क्यों सपोर्ट किया था, क्योंकि जब लालू प्रसाद के कर्पूरी जी के वारिस की बात हुई कि कर्पूरी जी के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन कौन, उनको जीवन काल में हटा दिया गया था और कौन बनाया जाए, तो उसमें 3 लीडर थे, तीनों बड़े नेता थे, तीनों यादव समाज से आते थे। विनायक यादव, अनूप यादव और गजेंद्र हिमांशु अभी भी हैं। तो ये तीनों थे कि क्लेमेंट थे, बन सकते हैं। लेकिन जो यंग जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस लाइक नीतीश कुमार थे, उन लोगों ने लालू प्रसाद को सपोर्ट किया। तो मैंने कहा क्यों सपोर्ट किया, तो उनका जवाब था कि सत्ता को हम अपनी पीढ़ी में लाना चाहते हैं। तो अपनी पीढ़ी में लेके आए, उनका फर्स्ट स्टेप था। अपनी पीढ़ी पर उनके लिए प्रेस रिलीज लिखते थे,
प्रेस रिलीज लिख करके डिस्ट्रीब्यूट करते थे लालू के बिहाफ पर। और लालू जी जब 91 के जब चुनाव होता है उसमें झारखंड भी साथ में था, 48 सीट्स आ जाती है, तो उनको लगा कि मैं बहुत बड़ा नेता बन गया, बन भी गए वास्तव में। नेशनल पॉलिटिक्स में उनका इंपॉर्टेंस हो गया। तो जो उनसे इर्द गिर्द नेता थे, चाहे रामविलास पासवान, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, सबको ये मार्जिनलाइज इन लोग करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो नीतीश कुमार इस चीज को भांप गए थे। तो नीतीश कुमार जो अलग हुए वो अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी सोशलिस्ट कैंप में एक काउंटर पॉइंट क्या हो सकता है उस हिसाब से अपनी पॉलिटिक्स को बुलाने के लिए किए। और यही पटना में डाक बंगला पर एक कॉफी हाउस हुआ करता था, जिसका जिक्र शंकरसन सर ने अपनी किताब में किया है, मैंने भी अपनी किताब में की है, कि जिसमें कि नीतीश कुमार 2 बार चुनाव हार जाते हैं, 77 का, 80 का। और 80 के चुनाव के बाद वो कहीं कॉफी हाउस में शायद बैठे हुए हैं, तो वो एक टेबल को थंप करके बोलते हैं कि आई विल बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आइदर बाय हुक और बाय क्रूक, ये लाइन बोलते हैं। तो और जबकि वो व्यक्ति जब तक एमएलए नहीं बना है, उस व्यक्ति का ये कॉन्फिडेंस था। हाँ, तो 85 में तीसरी बार थर्ड अटेम्प्ट में वो जीतते हैं। तो उनकी पत्नी मंजू सिन्हा जो शिक्षिका थी, वो उनको पैसा देते हैं कि भाई हम आपको 20,000 रुपया कर्ज देते हैं, इस बार अगर आप हार गए, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप इंजीनियर बनिए और हम लोग एक गृहस्थ जीवन उस तरह से शुरू करेंगे, नॉन पॉलिटिकल लाइफ में। तो नीतीश कुमार लगभग राजी हो गए थे, ठीक है। और उसमें भोला प्रसाद सिंह बहुत बड़े नेता थे उसमें, तो नारा चलता था कि बम चले या गोला, जीतेगा तो भोला। हाँ, तो मतलब हाँ, ये था वो। तो उसके बाद वो वहां से इमर्ज करके हरनौत से जीत करके आते हैं, जो नालंदा में एक कंस्टिट्यूएंसी है, वहां से जीत के आते हैं। तो उसके बाद देखिए विधायक कहाँ बने फिर वो 85 के बाद जो जीते, 89 में देखिए उस आदमी का ग्रोथ। जब नीतीश की बात हो रही है तो पूरी हो जाए। 89 में शेरे बिहार रामलखन सिंह यादव को हराया, यादव के सबसे बड़े नेता बिहार उस समय के रामलखन सिंह यादव को, जिसके बारे में लालू जी कहा करते थे जब वो इमरजेंसी के टाइम में जेल में थे, फुलवारी कैंप जेल में, शिवानंद तिवारी को बोलते थे, बाबा हमारा एक इच्छा बा कि हम रामलखन सिंह यादव जैसा नेता बने के चाहिए। भोजपुरी में रैबरी, भोजपुरी सही नहीं है, मैं अंग का बेल्ट का हूँ, मैं उनके जैसा रामलखन सिंह यादव नेता बनना चाहता है। ये शेयर कर रहे हैं उस रामलखन सिंह यादव को, जो कि नीतीश कुमार को कहते थे अरे ये क्या हराएगा, सिंगल चेचिस का लड़का, मुझको क्या हराएगा। तो हाँ, और वो व्यक्ति 89 में एक जायंट किलर बन करके नीतीश कुमार निकलते हैं और वहां से जाते हैं। फिर तो वो लोकसभा में रहे और फिर वो विधायक कभी नहीं बने। फिर अब मुख्यमंत्री बने तो सीधे अपर हाउस से चुन करके एमएलसी 2006 से लेकर के लगातार वो कभी वो इलेक्शन नहीं लड़े। तो लालू प्रसाद से अलग होने का कारण ये था कि दोनों की शैली अलग थी। लालू प्रसाद की पॉलिटिक्स में था कि ऑफकोर्स उनको लगता था कि हमको मेरा MY का जनाधार है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। और नीतीश कुमार जब तक अलग रहे एनडीए से, 95 का जो असेंबली इलेक्शन होता था, तो उसमें उनको लगता था कि बस हम लोग जीत जाएंगे। जैसे प्रशांत किशोर को लग रहा था कि हम चुनाव इस बार जीत जाएंगे, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उसी प्रकार का नीतीश कुमार को लगता था। 95 में मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो एलोकेशन सब होना शुरू हो गया था। ये बात है, क्योंकि उसमें इतना बज था। जो सतीश कुमार जिन्होंने कुर्मी चेतना रैली की थी, जिनका अभी हाल में निधन हो गया, वो उसके नायक थे। तो सतीश कुमार के मंच पर नीतीश कुमार नेता बन के आते हैं। वो जाना नहीं चाहते थे, को लगते थे कि कोई कास्ट का कन्फेडरेशन है, इसमें क्या जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा तो हमको लालू जी ही भेजे थे कि जाओ, नहीं तो सतीश नेता बन जाएगा। तो वो जाते हैं, अब वास्तव में नेता बन करके वहां से कुर्मी चेतना रैली से निकलते हैं। तो वो नीतीश कुमार का जो ग्रोथ है ना, तो वो जब देख लिया कि जब 2 पोल की लड़ाई होती है तो लालू जी को बर्दाश्त 3 पोल की, मैं समता पार्टी में, ये जो जनता दल राजद बाद में बना ये, और एक तरफ से बीजेपी और समर्थन देने वाली पार्टियां, तब उन्होंने भाप लिया 95 के चुनाव के बाद कि अब 2 से काम नहीं चलेगा। सिर्फ 96 में फिर अलायंस होता है इनका,
भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस होता है। और उस अलायंस के बाद जो इनके पास कमी थी, जो ये नहीं कर पा रहे थे, जो नीतीश कुमार के साथ धीरे धीरे उस ब्रिज को पाटने में, आप देखिए 96 से लेकर के 2005, हाँ, आप 9 साल की जर्नी आप देख लीजिए। 9 साल तब भी लगे। 2000 में नंबर 2 की पार्टी आई, जबरदस्ती राज्यपाल ने उनको बुलाया और 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। उस पर भी सुशील मोदी से मैंने पूछा था कि वो क्यों बने थे। बोले वो राज्य में अपनी लकीर बड़ी करना चाहते थे। उनको पता था केंद्रीय मंत्री हूँ, फिर जाऊंगा बन जाऊंगा केंद्रीय मंत्री, लकीर तो बड़ी कर लूं। वही मुझको छोटा करने के लिए वो लकीर बड़ी करना चाह रहे थे। क्योंकि पॉलिटिक्स में तो 1 साल छोटे थे सुशील मोदी, लेकिन पॉलिटिक्स में सीनियर थे। क्योंकि जब जेपी मूवमेंट में, पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में लालू प्रसाद प्रेसिडेंट, ये उनके सेक्रेटरी, तो जनरल सेक्रेटरी थे, तो एक कद बड़ा था। जेपी मूवमेंट में भी जो हुआ तो उसमें नीतीश कुमार, अश्विनी कुमार चौबे, लालू प्रसाद, विक्रम कुमार, ये सब बड़े नेता थे। नीतीश कुमार उसमें बड़े नेता नहीं थे। नीतीश कुमार ऑन द साइड लाइन्स थे। वो जेपी मूवमेंट के क्रम में ऑन द सेकेंड हाफ, लेटर पार्ट ऑफ जेपी मूवमेंट नेता बने। तो इस प्रकार नीतीश कुमार ने अपनी पॉलिटिक्स को रिबूट किया और एनडीए के साथ आने के बाद, जब एनडीए ने उनको दिया 2005 में के चुनाव में, 2005 के सेकंड बार चुनाव, जो फरवरी का चुनाव होता है तो उसमें तो मेजोरिटी नहीं आती है, रामविलास पासवान अड़ जाते हैं कि भाई 29 सीट आया है, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बनेगा तभी हम करेंगे। अक्टूबर का जो चुनाव होता है तो उसके प्रथम चरण में इनको घोषित नहीं किया जाता है नीतीश कुमार को। जो फर्स्ट चरण का जब उनको अच्छा सेंस नहीं आता है बीजेपी को, तो अरुण जेटली आइडिया देते हैं आडवाणी, ये वाजपेयी और आडवाणी को, कि भाई हमको नेता प्रोजेक्ट करना चाहिए, नीतीश जी अच्छा नाम रहेंगे। इसलिए तो दोनों की बड़ी बनती थी, अरुण जी की और नीतीश जी की। तो अब उनको लगा कि यार तो सब थोड़ा दिक्कत तो हो जाएगा सुशील मोदी। तो अरुण जेटली ने उन दोनों को मनाने के बाद सुशील मोदी को बनाया और सुशील मोदी से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहवाया कि हमारा चुनाव, हमारे नेता जो होंगे नीतीश कुमार। तो यहाँ से जो करके 2005 के 2 अक्टूबर वाले जो सेकंड फेज का चुनाव होता है, वहां से बिहार की पॉलिटिक्स में एक तरह से नीतीश कुमार का अराइवल दिख रहा है। और 24 नवंबर 2005 को तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इन द रेस्ट इज हिस्ट्री। सर, अभी आपने जेपी मूवमेंट की बात की, तो जेपी मूवमेंट से निकले लीडर्स की अगर बात करें, जैसे नीतीश कुमार जी, तो उन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स को कैसे शेप किया? आपको लगता है कि आज की जनरेशन में शायद वो आइडियोलॉजिकल ग्राउंडिंग थोड़ी मिसिंग है? आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर तो उसमें सिर्फ लालू प्रसाद ही टिके रहे, क्योंकि वो उनका स्ट्रेंथ था। जिसे नीतीश कुमार का किसी आइडियोलॉजी पर नहीं रहना स्ट्रेंथ है, तो लालू प्रसाद का स्ट्रेंथ है अपनी आइडियोलॉजी पर टिके रहना, क्योंकि वो एक पोल है। क्योंकि वो भी किसी से समझौता कर लेते, फिर तो उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। वो अगर बीजेपी के साथ आ जाएंगे तब तो बात खत्म हो गई थी। तो समथिंग लाइक शिवसेना कांग्रेस अलायंस हो गया। तो आपका जो कोर आइडियोलॉजी जो है ना, वो आपकी डाइल्यूट हो जाती है। तो लालू प्रसाद, दोनों जो नेता निकल के आए, इंक्लूडिंग सुशील कुमार मोदी, डो नॉट फॉरगेट रविशंकर प्रसाद सेक्रेटरी थे, अश्विनी कुमार चौबे, वही जनरेशन तो बिहार की पॉलिटिक्स के लास्ट 30 इयर्स को जो सेव किया है बिहार की पॉलिटिक्स को, जेपी मूवमेंट से जो आए हुए क्रॉप है नेता, उन्होंने ही किया। आप उनकी आइडियोलॉजी क्या रही नहीं रही वो अलग बात है, लेकिन सबने अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किया। सोशल एम्पावरमेंट सेक्टर में आए तो लालू प्रसाद ने एक, जिसको कहते हैं ना कि एक पिछड़ों को वॉइस दिया, खाट दिया, एक सेंस ऑफ असर्शन दिया, डेवलपमेंट नहीं दिया, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिया, डिफिसिट था, मैसेकर था, वो अलग बात है, उसका एक अलग हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। नीतीश कुमार आए तो उनको लगा कि सिस्टम में जो रॉट है, लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर कैसे काम किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का कैसे ओवरऑल किया जाए, फिर उन्होंने सोशल एम्पावरमेंट, उसमें खास करके वुमेन एम्पावरमेंट पर कैसे काम किया जाए, इन 3 खंडों पे उन्होंने काफी काम किए। क्रिटिक हो सकता है कि भाई स्कूल बनाया, गुणवत्ता नहीं आई, हॉस्पिटल बना दिए, गुणवत्ता नहीं आई, आपने रोजगार क्रिएट नहीं किए, आपने श्री कृष्ण सिंह के इंडस्ट्री नहीं लाए, आप क्रिटिक हो सकते हैं। लेकिन राज्य जिस आदमी को रेमिंगटन टाइपराइटर मिला था, अब उसको आपने देखिए कि अब आईटी का, आप ऐसा देखिएगा जो नए कोई जितने बिल्डिंग्स बन रहे हैं, आप जाके देखिए पटना में,
आपको लगेगा नहीं कि आप बिहार के किसी बिल्डिंग में हैं। चाहे आप बापू सभागार चले जाइए, या फिर बापू टावर नया बना है उसमें जाइए, या बिहार म्यूजियम जाइए, सरदार पटेल भवन जाइए, सर इधर सब लास्ट कुछ। टाइम मैं गई थी ग्लास ब्रिज पे, काफी खूबसूरत बना हुआ है, मैं तो राजगीर देख का के चौंक गई। राजगीर का क्लास इंटरनेशनल इंटरनेशनल। तो यस। ये सिर्फ महज सिंबोलिज्म नहीं, ये काम हुए हैं। और नॉर्मल बिल्डिंग, जैसे आईजीएमएस में नई बिल्डिंग्स बने हैं। हम्म। कल में गया पटना म्यूजियम, नॉट बिहार म्यूजियम, ओरिजिनल जो पटना म्यूजियम है उसके अंदर में एक नया बिल्डिंग बना है। उसमें क्या क्लास का ऑडिटोरियम बनाया है, एकदम जो अब जो बन रहे हैं। तो अब हमारे पास समस्या ये है कि भाई हमको ये सब तो बन गया, हमको बिल्डिंग्स तो बना, इमारत तो बना दिए। मैं बराबर बोलता हूँ कि इमारत, अब हमारे पास इमारतों की कमी है। यस। आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी बना दिया, अच्छे शिक्षक नहीं दिए आप। अब क्वालिटी एजुकेशन है जो, अब वुमेन स्टडी कोई ब्रांच है किसी यूनिवर्सिटी में तो उसमें फैकल्टी नहीं है। हम्म, और सोशल वर्क है तो उसमें सोशियोलॉजी के लोग पढ़ा रहे हैं, दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है। मास कॉम है तो उसमें हिंदी, उर्दू और इंग्लिश के टीचर पढ़ा रहे हैं, उसका यस। सिलेक्शन नहीं है। अब हमको गुणवत्ता शिक्षा चाहिए। हमको बैकयार्ड में पलायन नहीं रुकेगा, पलायन रुकना भी नहीं चाहिए, बेटरमेंट के लोग जाना चाहिए। लेकिन एजुकेशन का डिसेंट्रलाइजेशन विथ क्वालिटी, हेल्थ सर्विसेज का डिसेंट्रलाइजेशन विथ क्वालिटी, ताकि हमको यस। सबको पटना क्यों आना पड़े भाई, पटना एम्स क्यों आना पड़े। हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के हॉस्पिटल में मामला सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो सके। यस सर, सेम बिल्कुल। विथ एजुकेशन। क्यों 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 हम यहाँ एक 4-5 जो प्राइवेट स्कूल है पटना के, उसी की तरफ लगे हुए हैं। हम सिमुलतला जैसा मॉडल को रेप्लिकेट हर एक डिस्ट्रिक्ट में जमुई वाला क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सर आप हायर बिल्कुल एजुकेशन इज सही द बोल रहे चैलेंज। हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। मैं बेगूसराय से हूँ, और मुझे जब जर्नलिज्म करने का मैं सोची, मेरे ध्यान में नहीं आया कि मैं पटना यूनिवर्सिटी से करूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे उस लेवल का शिक्षा चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो मुझे यहाँ पे नहीं मिल पाएगा वो चीज। तो अगर वो फैसिलिटी होता तो शायद मुझे अपना खुद का राज्य छोड़ना ना पड़ता। एकदम सही। कहते हैं कि आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी में मल्टी करोड़ यस। का एक स्टूडियो बना हुआ है, उसमें ताला लगा हुआ है। तो बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, आप क्या क्लास की बिल्डिंग बनाई है। बिल्डिंग जाने के बाद तो आपको बड़ा हो जाएंगे आप इम्प्रेस, लेकिन यस। बिल्डिंग के अंदर जैसे देखेंगे, टीचर देखेंगे, उनसे बात करेंगे, फिर लगेगा यार कहाँ आ गए हैं। तो वो हम्म। एक मास कॉम का भी अपने ढंग का इंस्टीट्यूट नहीं खोला है। तो आपने इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस नहीं बनाया है, हम्म। आपने कुछ कुछ बनाए। तो ये अब इस पर ये वो कर सकता है कि भाई हमको ऐसा बिहार मिला तो वैसा बिहार मिला था। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि 20 वर्ष आपको पॉलिटिक्स में बहुत लंबा समय होता है। ये पुट है बिल्कुल। बेसिक्स सिर्फ के दो लिए पाँच दशक का सात समय है ये। 5-7 साल काफी। हाँ, बिल्कुल। 5-7 साल का समय काफी था आपका। हम आपकी तुलना अब करेंगे महाराष्ट्र से, आपका गुजरात से करेंगे, बेंगलोर से करेंगे। आप बेंगलोर के मॉल में कहीं चले जाइए तो लगेगा कहीं यूएस आ गए हैं। तो बिल्कुल। मतलब ये सारी चीजें, ये सारी मिसिंग पॉइंट्स हैं। और लेकिन हाँ, एक स्टेट पर जो ट्रैक पर पहुंचाने देना था, एक जो बहुत सारी बदनामी थी। बिहार को बैडलैंड समझते थे कि बिहार हम्म। कौन जाएगा, एक बिहार के नाम पर एक डर होता था। तो मैंने उस चीज को खत्म करने के लिए, मैं तो बराबर रिसाइड करता हूँ, मेरा एक पोएम ही है, मैं बिहार हूँ, गड़बड़ की श्रृंखला पर। बिहार दिवस तो इतना सर्कुलेट होता है। तो हमारे पास जो सेंस ऑफ प्राइड है, हम यस। अपनी कमियों के बारे में जाने हैं, लेकिन हमारे पास्ट प्रेजेंट और हमारा जो फ्यूचर पोटेंशियल क्या है उसको हम नहीं पहचानेंगे, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं होगा। मैं क्यों बिहार में आया, मैं नीतीश कुमार जब आए तब मैं बिहार में आया। मैं तो दिल्ली दिल्ली में जर्नलिज्म कर रहा था, मैंने भोपाल में जर्नलिज्म किया। नीतीश के। कुमार आए तो मुझे सेंस ऑफ रीअश्योरेंस आया कि आई कैन कम बैक टू माई स्टेट। हम्म। और मैं आया तो आई डिड, आपने चर्चा की, मैंने 3-4 किताबें लिखी, तो मैं कोशिश किया कि भाई आई कैन गिव बैक टू माई स्टेट। हम अपने यस। टाइम को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जर्नलिस्टों का प्रॉब्लम क्या होता है, वी आर हैव सो मेनी ब्रिलियंट जर्नलिस्ट बट दे आर नॉट रिकॉर्डिंग देयर टाइम। तो मैं हम्म। कोशिश करता हूँ वट एवर लिटिल आई कैन डू, अपने समय को रिकॉर्ड करें कि कल आने वाली जो हमारी पोस्टेरिटी होगी, अरे भाई एआई और ग्रॉक जेमिनी किससे लेगा, हम लिखेंगे तब तो उनके पास आएगा डाटाबेस। बिल्कुल, वो तो सबको जो लग हमारे रहा है कि डेटाबेस एआई, पे काम कर रहे होते हैं। हाँ तो वो वही कर रहा है, वो तो चोर है एक तरह से। ओके।
हाँ, तो इंटेलेक्चुअली। हाँ हाँ बिल्कुल, वो हमारे से पहले ज्ञान इकट्ठा करते हैं, फिर वो हमें ही ज्ञान दे रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे में वो हमारा हाँ, ही हमें तो ज्ञान है। दे। बिल्कुल। हाँ, एकदम एग्जैक्टली। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कास्ट और गवर्नेंस के बीच जो बैलेंस नीतीश कुमार जी ने बनाने की कोशिश की है, क्या वो सस्टेनेबल मॉडल है? और क्या सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए साथ चल सकते हैं? चल सकते हैं, क्योंकि अब देखिए, कास्ट तो रहेगा, कास्ट नॉट जस्ट बिहार, उत्तर प्रदेश, इवन साउथ और भी स्टेट्स में। यस तो सर। कास्ट से मुक्ति पाना, ये हमारे पॉलिटिशियन ही हम इससे मुक्त नहीं होने देंगे। बिल्कुल। हाँ, वो यही तो मतलब यही तो सर मेन रिलीजन और प्रॉब्लम है। रिलीजन और कास्ट जो है ना, भाई अंग्रेज चले गए तो भाई डिवाइड कर दिया रिलीजन के नाम पर, हमको दो कंट्री बना दिया। तो एक हथकंडा हमको रिलीजन पकड़ा दिया। फिर उसके बाद आया कि भाई कि कैसे इसको करें, सोशलिस्ट कैंप जो बनता है। तो अब ठीक है, हम क्लास की बात करते हैं, लेकिन वो क्लास की बात वो कास्ट में हो गया और उसको सबने कोऑप्ट कर लिया, क्योंकि लगा कि यार ये दोनों चीज ही बहुत वर्केबल मॉडल है, ज्यादा भटकने की कोई जरूरत नहीं है। तो ब्रॉडर सेंस में कहीं ना कहीं खाली कास्ट के मामले में इन दोनों की एक तरह से आम सहमति है सारे यस। पॉलिटिशियन को, कि कैसे 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 प्ले अप करें। अभी मैं अखबार का नाम नहीं लूंगा, तो वो सर्वे कर रहा है कि भाई किस जाति के आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो व्हाट काइंड ऑफ सर्वे इज दिस? भाई आप ये तो ये लोगों को तो दिमाग में बिल्कुल तो ही अजीब बात है। हाँ, ये क्यों पूछ रहे हैं भाई, जाति के आधार पर कि इतना ओवर डायरेक्ट क्वेश्चन। और आप फिर पॉलिटिशियन को ब्लेम करेंगे आप, तो वो कास्ट कास्ट करते हैं। तो बैक टू सर योर मैं तो क्वेश्चन। सर दोनों। मैं तो कुछ लोगों के देख रही थी क्लिप्स, वो लोग भी ऐसे ही बोलते सर, जनता जब इस तरीके का बात बोले तो वो भी तो सही नहीं लगता है। वो बोलते हैं कि अरे ये तो हमारे जाति का है, हम तो इसी को वोट देंगे। तो उस चीज से थोड़ा उठने की जरूरत है। अरे भाई, मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। हम्म। वो कहते थे कि भाई अपने समाज का ध्यान रखिएगा, हाँ, आप ही के समाज से हैं। हम बोले मेरा समाज तो बहुत बहुत बड़ा समाज है भाई। तो आप जो इशारा कर रहे हैं, तो आप भूल जाइए वो सब बात। और हम्म। अगर उस ग्राउंड पर मेरी मेरी प्रॉक्सिमिटी चाहते हैं, तो दैट विल बिकम द फर्स्ट रीजन ऑफ योर डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम माई सर्किल। यस। तो वो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, बैक टू दैट क्वेश्चन। अब जो सोशल जस्टिस, वो तो करना पड़ेगा आपको। और उसने एक नया रूप ले लिया है, वो वेलफेरिज्म का रूप ले लिया है। हम्म। वेलफेरिज्म हो गया, और वेलफेरिज्म पॉपुलिज्म वो अल्ट्रा वेलफेरिज्म हो गया है। और यस। अब तो मतलब ये हो गया है कि एक तरह से सब्सिडी मॉडल में हम लोग चले गए हैं। और आप हमको दे क्या रहे हैं, हम आपको क्यों वोट दें। तो एक तरह से एक वेलफेरिज्म का एक तरह से परवर्ट फॉर्म है ये। यस। ये चीज नहीं होना चाहिए था कि इतना आपको इतना दे रहे हैं, ये गोल्स की जो पॉलिटिक्स है। जैसे आज के डेट में बिहार को देनदारी अभी 25 से 30 हजार करोड़ की देनदारी है बहुत सारे डिपार्टमेंट हम्म। को। और आप चुनाव के जस्ट पहले आप 50 हजार करोड़ की रेवड़ी बांट दी, उससे ऊपर का। आपने महिला रोजगार योजना के MMRY, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर 10 हजार का जो स्कीम दिया, वो बांट दिया आपने, उसको जितना जस्टिफाई कर लीजिए। तो वो जो आपका मूल प्रश्न था कि सोशल जस्टिस एंड कास्ट, यस। तो दोनों पॉलिटिक्स अभी चलेगी। अब हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि नया जनरेशन आएगा, हाँ, जेन जी आएगा तो चेंज हो जाएगा। मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है। मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं आशावादी हूँ। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जो सोशल मीडिया अकाउंट पर जो कास्ट के लिए लोग एक प्रचार कर रहे होते हैं। और सर इवन मतलब जर्नलिस्ट लोगों भी। में तो इतना तक आ गया है कि लोग इंस्टाग्राम के बायो में लिखते हैं कट्टर सनातनी, कट्टर राजपूत या ये वो करके। क्यों लिखना है? आपकी पहचान आप खुद बनाओ। आप धर्म या जाति को अपनी पहचान क्यों बना रहे हो? हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक तो आप किस जाति में या किस धर्म में पैदा होंगे, अभी आपका चॉइस तो था नहीं। यस। अगर चलिए आपके आपके कौम के लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है, तो यू मस्ट हैव सेंस ऑफ प्राइड, फाइन। सेंस ऑफ प्राइड का मतलब नहीं है कि क्लैश विथ दूसरे दूसरे आइकन से आपका होगा। पूरा मिलाकर के एक राज्य बनता है, पूरा सारे राज्य मिलकर कंट्री बनता है। और यस। आप पहले इंसान तो बनिए, मतलब एक गुड ह्यूमन बीइंग बनने का जो प्रयास होता है,
वो आप प्रयास नहीं करेंगे तो इतना बाइल्स जो है ना, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, इतना विश्व वमन हो यस। रहा है, वो बहुत मुझे पॉजिटिव साइन मुझे नहीं लगता है। धीरे धीरे चेंज होगा ये चीजें। अब जैसे कि अब इंटरकास्ट मैरिजेस ज्यादा हो रहे हैं और एक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ती है। अगर आप, मैं बिहार से बाहर जब तक रहता था कि कोई कास्ट की बात नहीं करता था, यहाँ सिर्फ कास्ट की ही बात करते हैं। भाई आप बिल्कुल। अपना जाति नहीं बताएं, मेरे सरनेम से लोग बहुत सारा पता लगा करके बहुत जगह तो डायरेक्ट पूछ लिया आप असली वाले बिल्कुल। हैं, इस तरह के। तो बिल्कुल। मैंने कहा कि भाई सर इनफैक्ट इतना लोगों मतलब का आई ना, टेक ऑफ। इनफैक्ट जी लोगों का सरनेम पूछने के पीछे इंटेंशन ही यही होता है। जैसे अभी मैं हाल फिलहाल में किसी एक इंसान से मिली थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि सुमन आप अपना पूरा नाम बताइएगा। मैंने बोला सुमन कवजन। वो कहते हैं नहीं ये तो कोई नहीं है असली वाला पूरा नाम। तो मैंने कहा सुमन कवजन। मैंने अपने मम्मी पापा का नाम अपने लास्ट नेम के पीछे लगा दिया, लेकिन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं अपने कास्ट का वो लेके चलूंगी ताकि वो गेस कर ले कि मैं किस कास्ट से हूँ। तो सोच की दिक्कत है यहाँ पे। वो तो आपको आप बोलिएगा ना बेगूसराय, ऐसे भी लोग हैं आपको पूछेंगे, रीजन पूछेंगे, फिर गांव हाँ। पूछ लेंगे, फिर वो, हम्म। हाँ फिर वो आइडिया निकाल लेंगे। तो वो यस। इतना ये रहता है। मैंने कहा कि भैया देखिए, आप ये बात करते हैं कि मैंने कर्पूरी ठाकुर की ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी लिखी, यस। और जो दो तीन सोशलिस्ट सोशलिस्ट मूविंग्स की किताबें मैंने लिखी, तो आप यस। मेरा जाति का निर्धारण तो मत ही कीजिए। हाँ, बिल्कुल। अब भाई हमारा काम का निर्धारण कीजिए, मेरी जाति का निर्धारण मत कीजिए। वो निर्धारण जिसने किया है, उसमें मैं कितना मानता हूँ नहीं मानता हूँ मेरा विषय है, मेरा व्यक्तिगत चॉइस। यस। तो जो भी है, कास्ट भी रहेगा, धीरे धीरे चीजें डाइल्यूट होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें दोनों तरह के एलिमेंट हैं। एक बहुत अल्टेरियर एलिमेंट भी हैं, मॉडरेट भी हैं। ये टाइम लगेगा, समझता सब कुछ है हमारा नया जनरेशन, हमारी नई। अब मेरी बेटी ही पूछती है कि गोत्र क्या होता है, ये क्या होता है। हाँ। ठीक है, गूगल एक्चुअली। उसको बता देगा। मैंने बताया कि भाई पहले गायों को सबको लोग गाय पोजीशन होता था, सब लोग जब एक ही बाड़े में जिसके जिसके गाय हो जाते तो वो सहगोत्री हो जाते थे, गाय से गोत्र हुआ। तो मैं बेसिक बता दिया, लेकिन मैं क्या है, जाति उपजाति क्या है तो पता नहीं। मतलब इसको, मतलब जो कास्ट डोमिनेंस वाला दो किताबें हैं, एक तो ये साइलेंट रिवॉल्यूशन क्रिस जेफ्रोले का, और एम एस ए राव, और इनका फर्स्ट राइटर का नाम भूल गया, फ्रेंसिन आर फ्रैंकल। फ्रेंसिन आर फ्रैंकल और एम एस ए राव की एडिटेड किताब है कास्ट डोमिनेंस इन इंडिया। उसमें बहुत अच्छा है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल है, साउथ का है, हम्म। बिहार का है। और उसको क्रिस जेफ्रोले की किताब को मिला के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग। और ऑफ कोर्स जो एम एन श्रीनिवास का जो आइकॉनिक वर्क्स है, उस चीज को समझने के लिए मदद देता है। और नए नए राइटर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीजें लिखी जा रही है। लेकिन अच्छी चीजें लिखी जा रही है, लोग समाहित करें, उसके बाद भी इतनी रूढ़िवादिता, इतना कट्टरपन, ये सही नहीं है। हमने दो दो विलोम की तरफ हम देख रहे हैं। मतलब ये भी है, इसमें हम बिल्कुल। अल्ट्रा मॉडर्न होने का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग अल्ट्रा कट्टर भी हैं। तो मतलब पता नहीं हाँ, क्या है। उसी उसी पुरानी मानसिकता को लेके आज के दौर में भी आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ नीतीश कुमार के गवर्नेंस मॉडल में ब्यूरोक्रेसी का रोल काफी स्ट्रांग रहा है। तो क्या ये डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को वीकन करता है या गवर्नेंस को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है? आपका इस पे क्या राय है? देखिए, अगर लीडर के पास अगर क्लियर पॉलिटिकल विजन है ना, यस। तो कोई काम करने से तो कोई नहीं काम करने से कोई नहीं रोकेगा उसको। इसमें लालू प्रसाद का एक क्लासिक केस है, जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट के पास गए किसी काम के लिए, तो उन्होंने किसी रूल का हवाला देते हुए कहा कि ये नहीं हो सकता है। यस। फिर भी वो चंद महीनों के बाद जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो पूछते हैं इस काम के बारे में, तो उसी ब्यूरोक्रेट ने कहा कि सर ये हो जाएगा। तो उसको याद दिलाते हैं, अरे यार जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में तुमसे पूछा था तो उसने बोल दिए थे। तो यस। नहीं सर, सत्ता का की बात ही अलग होती है। सत्ता में आने के बाद उस हिसाब से हर एक नियम के अपवाद होते हैं, उसको शिथिल किए जा सकते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल वाला कोई व्यक्ति है, वो काम करवाएगा जो काम करवाना चाहेगा। बिल्कुल। अब देखिए,
मायावती जी देखिए किस तरह डील करती थी ब्यूरोक्रेसी को। हम्म। अब उसकी समीक्षा हो सकती है कि जो उनके टोनर पर, लेकिन वो लगता था कि सीज इन कमांड। लालू जी के पास कोई मोटा फाइल लेके जाता था तो वो कहते थे कि मोटा फाइल मत दिखाओ, तो इसमें है क्या ये बताओ। हम्म। 4 लाइनें, तुमको 4 लाइनें बताना है क्या है, अब मैं क्यों साइन करूं। तो वो ये होता था। नीतीश कुमार का था कि नीतीश कुमार थॉरो थे, एकदम एक एक चीज को पढ़ते थे। सर, आज जब नीतीश कुमार राज्यसभा की तरफ मूव कर रहे हैं, क्या आप इसे एक प्लान्ड एग्जिट मानते हैं या पॉलिटिकल पुश? क्या आपको लगता है कि ये एक स्मूथ ट्रांजिशन है, या इसमें कुछ इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर रिफ्लेक्ट होता है? सबके थोड़े थोड़े, आपके प्रश्न में ही सबके जवाब थोड़े थोड़े हैं। ठीक है। देखिए, क्रिटिकली अगर हम बोले, नीतीश कुमार अब रूल करने की स्थिति में तो नहीं है, इतना बात तो हाँ, तय है। लास्ट बिल्कुल। 2-3 सालों से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी मेमोरी फेड हो रही है। उनके मेडिकल यस। कंडीशन क्या है, वी डू नॉट नो, क्योंकि ऑफिशियली हम लोग को नहीं बताया गया है। हाँ, बट उस हम पे लोग कमेंट फेडिंग करना फेडिंग सही मेमोरी की नहीं है। बात सब मानते हैं, यस। सही नहीं है। तो हमने हमने उस चीज को महसूस किया है। और वो जिस मेमोरी के लिए, उस टेनास्टस एलिफेंटाइन मेमोरी के लिए जाने जाते थे, वो मेमोरी नहीं है। तो उसके कारण से उनका कंट्रोल ऑफकोर्स लूज हुआ है। उनको डिपेंड ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा है। और कुछ कुछ लोग जो है, चंद लोग सत्ता चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को मैं बराबर बोलता हूँ, ये बिकम ए क्राउन, मुकुट हो गए। मुकुट के यस। रूप में उनका इस्तेमाल, उनके नाम पर कहते हैं, इन द नेम ऑफ गॉड लोग बोलते हैं ना, उसी तरह इन यस। द नेम ऑफ नीतीश कुमार चल रहा है एकदम। हम्म। तो वो सही नहीं था। अब है कि एग्जिट रूट मेरे हिसाब से, जो एक वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगर कोई प्लेयर रिटायर करता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। बिल्कुल। 202 की सीट मिलने के बाद वो रिटायर करते, बोलते कि थैंक यू सो मच, मेरे नाम से मेजोरिटी आई, हम्म। ऐसा बहुमत आया, थैंक यू सो मच, गुड बाय। तो वो इतिहास याद करती हूँ, उस जेस्टर को, उनको सारा उनको माफ कर देती हूँ। उनको जो जो पास्ट में जो भी आइडियोलॉजिकल डेफिसिट था उनका, यस वेवरिंग सर। था, उसको माफ कर देती बिल्कुल। हूँ। लेकिन सत्ता में इस तरह का स्क्रिप्ट होता नहीं है। पॉलिटिक्स में लोग सटे रहना चाहते थे। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जेडीयू एज ए पार्टी कमजोर भी हो गई थी उस सेंस में कि लीडर्स उनके पास नहीं है। यस जो सर। नीतीश कुमार के बाद के लीडर हैं, तो वो भी अब एक, मान ली ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनके भी अपने ऑब्लिगेशन होंगे, सेंट्रल मिनिस्टर हैं। संजय यस। झा बीजेपी के कैंप से ही आए हुए हैं। और बल्कि नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि भाई अब मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं जान रहे अपने स्वास्थ्य के बारे में, बिल्कुल। वो जान रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में जान रहे हैं। तो ये एक तरह से प्लान्ड ही एग्जिट था। इसको मैं ग्रैंड एग्जिट नहीं कहूंगा। नीतीश कुमार की अभी भी चलेगी, उनके ही हम्म। चॉइस के मुख्यमंत्री बनेंगे, चलेगी, और उनकी लिगेसी कायम रहेगी। यस सर, अगर निशांत कुमार की एंट्री होती है पॉलिटिक्स में, तो क्या ये एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, परिवारवाद का? और क्या ये पार्टी को स्टेबल करेगा या और भी ज्यादा कमजोर ही करता चला जाएगा? निशांत की एंट्री हो चुकी है, और यस होगी सर। क्या, एंट्री हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल। अब बिल्कुल उनकी सर। एंट्री गवर्नेंस में एंट्री होगी कि नहीं होगी, वो हाँ। डायनास्टिक पॉलिटिक्स का उन्होंने स्टैंड लिया था, लेकिन वो अगेन वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है। अगर आप उसी लाइन को पकड़े रहती जदयू, तो पार्टी खत्म हो जाती 2-4 साल में। यस। यस उनको सर। लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतना ऑर्गेनाइजेशन है, गुड और बैड, हमको 4 गाली देगा, लोग समीक्षा करेगा, लेकिन हमारी पार्टी बच जाएगी। अगर ये अगर निकाल ले गया पार्टी को, 1 चुनाव 2 चुनाव निकाल के ले गया, तो ये जीवित रहेगी एक फोर्स के रूप में, एक सोशलिस्ट रेसिस्टेंस जो बिहार में कंटिन्यू रहेगा। और देखिए, पॉलिटिक्स कहा जाता है भीड़ में की जाती है, लेकिन अपने लिए की जाती है। तो ये बिल्कुल। अपने लिए की हुई पॉलिटिक्स है। निशांत का लाना, उनको लाया गया है, और उसका आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। जो नीतीश कुमार का जो डायनास्टी वाला पोजीशन था, उसके एकदम मेल नहीं खाता है। हमेशा मंच बिल्कुल। पर बोलते थे, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं रहा, कोई चारा नहीं रहा, कोई, अब उनका कोई भी डिफेंस एक्सक्यूज कन्विंसिंग नहीं हो। हम्म। जी। बिल्कुल। बिल्कुल।
सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो एक्सपेंशन पैटर्न है जो हमेशा से ही चलता आ रहा है कि पहले वो अलायंस करते हैं फिर डोमिनेंस करते हैं, तो क्या बिहार में भी वही पैटर्न दिख रहा है? और क्या ये इंडियन पार्टी सिस्टम का नया नॉर्मल बनता जा रहा है, क्योंकि अब हम बहुत सारे राज्यों में देख रहे हैं ये सारी चीजें। अभी डोमिनेंट वाले फॉर्म में तो नहीं आ पाई है, खास करके जेडीयू के सेंस में। हम्म। जेडीयू मात्र 4 सीटों से पीछे है, 89 और 85, 4 का अंतर है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के लिए अब राज्यसभा जा रहे हैं और उस स्थिति में नहीं है, उसे स्वास्थ्य में नहीं है, तो एक तरह से पार्टी कमजोर होगी। यही तो वो दिखता है ना कि अब उनके पुत्र कहाँ तक इस पार्टी को ले जाते हैं। ये यस। ऑल डिपेंड करता है कि निशांत कुमार का कैसा पॉलिटिकल ग्रोथ है। यस। उनके वोट देने वाले लोग हैं उनके एक वर्ग है जो चाह रहा है कि निशांत आए, पॉलिटिक्स में अच्छा करे, इंक्लूडिंग द आरजेडी कैंप। वो भी चाह रहे हैं कि ये मजबूत रहेगा तो वो भी मजबूत रहेंगे। हाँ। साथ में भविष्य में तेजस्वी निशांत भी आ जाए, ये संभावना भी तो बन सकती है। लालू बिल्कुल। नीतीश मॉडल रेप्लिकेट हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, तो वो इससे क्या होगा, जितना ये होगा उतना बीजेपी यस। को डर बना रहेगा, क्योंकि अपने बूते पर बीजेपी अभी भी सरकार बनाते हुए मुझे नहीं दिख रही। तो सर, अगर जी, एक आम व्यूअर को बिहार की पॉलिटिक्स को समझना हो तो उसे सबसे पहले किस लेंस से देखना चाहिए? कास्ट, क्लास या गवर्नेंस, या फिर इन सब का मिक्स ही अब एक असलियत बन चुका है? तीनों को मिला के देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉइंट को सेग्रीगेट नहीं कर यस। सकते हैं। कास्ट सच्चाई है, क्लास आइडियलिज्म है, यस। और गवर्नेंस रियलिटी है। यस। ये हाँ, ये तीनों चीज, तीनों बिंदु को मिला के देखेंगे तो आप बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। और एक स्टेट की अंडरस्टैंडिंग आप समझ गए हैं, जैसे कि आप, एक किताब है जॉन हॉल्टन का, बिहार द हार्ट ऑफ इंडिया करके है, ओके। और एक आर के दिवाकर की एडिटेड किताब है, बिहार थ्रू द एजेस। यस। सब 1950 के मतलब आसपास में ही सब आई किताब है। ये सारी किताब अंडरस्टैंडिंग किताब को समझने के लिए, बिहार की हिस्ट्री में जो इंटरेस्टेड हैं, उसके बाद के दिनों में अगर जो पढ़ना चाहें आपके पाठक, तो बाद की हिंदी में जो लिखा गया गैप में आया, तो विकास कुमार झा की किताब है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, बिहार में राजनीति का अपराधीकरण। यस। सत्ता के सूत्रधार की किताब लिखी। फिर प्रसन्न कुमार चौधरी श्रीकांत की किताब आई, बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम, स्वर्ग पर धावा। फिर श्रीकांत जी यस। की किताब इंडिपेंडेंट किताब है, चुनाव, बूथ लूट, हिंसा, भोजपुर, चिट्ठियों की राजनीति, इस तरह की किताब आई। शंकरसन ठाकुर की किताब आई, जो सबल्टर्न साहिब जो लिखा उन्होंने। फिर बिहारी बंधु लिखा, नीतीश कुमार पर सिंगल मैन लिखा। मेरी यस। किताब आई, रूल मिसरूल, बीजेपी टू बीजेपी। और बिल्कुल। उसके बाद जननायक, तीनों की हिंदी आ रही है। पुष्य मित्र की किताब आई, मैंने रुकता खुद पढ़ा फूल। है आपकी किताबें। हाँ, हाँ, रुकता फूल आई। तो ऐसा नहीं है। अनुरंजन झा की किताब है, गांधी मैदान। तो ऐसा नहीं है, कुछ किताब में कुछ दोस्तों को बोल रहा हूँ। अभी रविशंकर उपाध्याय ने बिहार के व्यंजन पर किताब लिखी है, बिहार के ओके। व्यंजन। तो ओके। ऐसा नहीं है कि अभी के जनरेशन के लोग लिख रहे हैं हम्म। और अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। एक गैप था जो नहीं लिखा जा रहा था, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि और मैं क्या इसमें ऐड कर सकता हूँ। ट्रिलॉजी तो मेरी कंप्लीट हो गई, यस। मैं रिपीट नहीं करूंगा अपने आप को। और यस। मेरा आग्रह नए जनरेशन के लोगों से है, वो भी फील्ड में जाएं, इथनोग्राफी की स्टडी करें। और एआई और ये सब अपनी जगह पर है, वो रहेंगे, उससे आप मदद लीजिए। उसको अपना असिस्टेंट बना के रखिए, उसको अपना बॉस मत बनाइए। आपकी बिल्कुल। क्रिएटिविटी खत्म हो जाए। उसको बोले कि तुम टाइपो ठीक करो, इसका जो ग्रामर यस। टाइप उसको पॉलिश करो। उसको मत कहो और कि कहीं ना लिखो। कहीं, तो आपकी सर, क्रिएटिविटी। कहीं ना कहीं ह्यूमन इमोशन को समझने के लिए ह्यूमन इमोशन से ही लिखना पड़ेगा। लाइक अगर एक इंसान ही ना मैं लिखे, वही ये बोलता लिख हूँ, रहा है। यस सर। दुनिया की कोई भी ताकत फील्ड को रिप्लेस नहीं कर सकती। रिपोर्टर बिल्कुल। हमेशा जिंदा रहेगा। जब यस। तक आप इथनोग्राफी की स्टडी करेंगे, आप फील्ड में रहेंगे, आपको नई नई चीजें मिलेगी। और एकदम होता है ना कि एकदम सीधे वहीं से उठा के, जमीन से उठा के लाए हैं। तो मैं यस। सोचता हूँ कि मेरे दोस्त बेंगलोर से आए, एसएन कॉलेज जर्नलिज्म, मेरे सहपाठी, तो बोले कि भाई, वेयर डू यू गेट योर स्वैगर फ्रॉम?
हम कहें आई गेट माई स्वैगर फ्रॉम द फील्ड। मुझे फील्ड से मेरा स्वैगर आता है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो फील्ड से आता है। मैं अगर 50 कम से कम अगर साल भर में 50 ट्रिप तो मेरा होता ही होगा। आप देखिएगा, मैं अगर बिहार की जर्नलिज्म अगर मैं 20 वर्ष से कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई करके कितना बार हुआ होगा। यस और बिल्कुल। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक बार फील्ड में जाएंगे आप तो नॉट जस्ट की कलर कॉपी के लिए, आपको एक वाइड पर्सपेक्टिव, बहुत सारे वॉइसेस मिलते हैं, बहुत सारी बातें आप नहीं लिख पाते हैं। मैं तो बहुत सारी बातें जो नहीं लिख पाता हूँ उसको मैं पोएट्री फॉर्म में लिख रहा हूँ। बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व किया है। यस सर। एक उसको मैंने मेरुदंड नाम से मैं इसको लाने का प्रयास कर रहा हूँ कोई अच्छा प्रकाशक के थ्रू से, क्योंकि अभी तो दूसरा मेरा प्रिंट में है पोएट्री कलेक्शन वानी से आ रही है। एक करवट आई थी पहले, दूसरी पोएट्री कलेक्शन राम और रोटी करके, ये तीसरी होगी मेरुदंड। सर मैं यहाँ पे इसकी आपको एक बात बोलना चाहूंगी। मैंने आपकी किताबें पढ़ी, आपका सबसे ज्यादा खूबी है आप अपनी किताबों में बहुत सरल भाषा में बहुत साफ तरीके से अपनी बात को रख जाते हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। एज ए रीडर हमें भी बहुत आसानी होती है पढ़ने में, और हमें वो फिर रॉ इमोशंस देखने को मिलते हैं कि लाइक एक लेखक का रॉ तरीके से क्या रिस्पॉन्स है, वो क्या लिखना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से आप जब अपनी पुस्तक कल प्रेम कुमार मनी से बातचीत हो रही थी, उनकी किताब भारत एक विचार परंपरा बहुत अच्छी किताब है, उसको पुरस्कृत किया गया है, रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार मिला है। स्टिल पर बात कर रहे थे हम लोग, भाषा पे बात कर रहे थे। जब आपकी भाषा आरोपित हो जाएगी, आपको लगेगा कि जबरदस्ती कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो आप असफल हो जाएंगे। तो आप अगर मैंने किताब की समीक्षा में लिखे, जैसे कि मैंने लिखा कि ऐसे लग रहा है किताब की जैसे कि किसान अपने कंधे पर हल लेकर के गाता हुआ कहीं बिरहा गाता हुआ खेत में चल रहा हो, तो उस सरलता के साथ आप जब उसको लिखते हैं और किस्सा गोई के अंदाज में अगर लिखते हैं, आप लोगों को किस्से पसंद हैं। हमको बचपन से दादी नानी की कहानियों के बारे में बताया जाता है, किस्से सुना के सुलाया जाता है, तो किस्से दिमाग को बहुत पसंद होते हैं। तो कोई भी राजनीतिक थ्योरी एक से एक क्लिष्ट बातों को अगर आप किस्सा गोई के फॉर्म में आप अगर पिरोएं, मैं सारे थ्योरी सारे सिद्धांतों को किस्सा गोई के फॉर्म में बताता हूँ। इसीलिए आप जो बोल रहे हैं, आप जिसे लोगों का फीडबैक आता है कि सरल है, भाई मैं तो पहले सबसे अपनी पत्नी को पढ़ाता हूँ, वो कहती कि नहीं ये लाइन थोड़ा हटा दीजिए। वो रिकमेंड नहीं करेगी इस मतलब में क्या होगा, लेकिन ये एक पाठक का रिस्पॉन्स वो मिलता है मुझे। तो ये एक चलता रहने वाला प्रोसेस है। हम लोग रोज सीखते हैं, जैसे कि आलोक धनवा बोलते हैं, दुनिया रोज बनती है। तो सर मेरा अब सबसे आखिरी सवाल, अगर हम बिहार की पॉलिटिक्स को एक ट्रांजिशनल फेज में देखें तो अगले 10 साल का रोड मैप क्या हो सकता है? देखिए, हम बाहर कमाने जाते हैं, हम इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं, हम पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। बिल्कुल। ये तीनों चीज अगर एड्रेस हो जाए, हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, हमारे पास इंडस्ट्री, हमारे पास हॉस्पिटल्स, ये तीन चीज आ जाए, और ऑफ कोर्स इन आईटी सेक्टर में, एआई के सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं अगले 10 वर्ष में। हमारा फ्यूचर इंडस्ट्री है, हमारा फ्यूचर फूड प्रोसेसिंग है। हम बेगूसराय में हम क्यों नहीं मक्का का देखें कि कोई एक यूनिट, एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट में मक्का का स्टार्च की फैक्ट्री लगी हुई है, इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है। हम लीची का क्यों नहीं देखें कि लीची की यूनिट है, केला का क्यों नहीं है। तो हमारे पास अपार संभावनाएं हैं फूड प्रोसेसिंग में हम ग्रो करने में। उसके बाद ऑफ कोर्स आईटी सेक्टर का नया मैदान खुला हुआ है। तो हम ये इन 3-4 बेसिक्स को एड्रेस कर लें, थोड़े सेल्फ सफिशिएंट हैं। बाहर के लड़के हमारे कॉलेजों में पढ़ने आए, हमने नेम सेक के लिए 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बना राज्य के लोगों को बाहर नहीं करना पड़े, बाहर के लोग जाए राज में, इससे बेहतर क्या हो सकता है। बिल्कुल, बस यही। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और टाइम निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।